हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूं आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त हो गए। देखो, आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स का यूनिट 2। टोटल यूनिट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 5 मनी एंड बैंकिंग के बारे में अपने को देखना है, जिसमें भी हम स्पेसिफिकली क्या कवर करने वाले हैं? मनी कवर करने वाले हैं। देखो, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यूनिट 2 की, तो ये टोटल 6 मार्क की है। कितने मार्क्स की है? टोटल 6 नंबर कवर कर रही है पूरी यूनिट। तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला बोला मीनिंग ऑफ बार्टर एक्सचेंज। बोला बार्टर एक्सचेंज होता क्या है, हम वो देखेंगे। बोला बार्टर एक्सचेंज refers to an exchange of goods and services in an economy where there is a direct barter of goods and services is called barter economy और C2C economy। देखो, सबसे पहले बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज। और कमोडिटी के बदले कमोडिटी, सर्विसेज के बदले सर्विसेज जब एक्सचेंज होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बार्टर। याद रखना, चाहे आप प्री इंडिपेंडेंस की बात करो, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करो, बार्टर होता ही होता है, हमेशा ही होता है बार्टर। आज भी होता है बार्टर। जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे अमेरिका ने, तब हमारा एक स्पेसिफिक मिसाइल सिस्टम S-400, ठीक है, कौन सा? S-400 हमने बार्टर करा था 4 ऑयल टैंकर्स बना के। कितने टैंकर्स हमने दिए थे? 4 विदाउट ऑयल, मतलब हमने ऑयल टैंकर्स बनाए थे, वो हमने S-400 के बदले में बार्टर करा था, कमोडिटी के बदले कमोडिटी। आज क्या है? आज बार्टर एक्सचेंज होता है कमोडिटी के बदले, तो पहले भी होता था, मगर आज बार्टर के साथ मनी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? मनी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो आपको हर एक चीज की एक पर्टिकुलर मॉनेटरी वैल्यू पता है, तभी तो बोल रहे हैं एक मिसाइल सिस्टम के अगेंस्ट में 4 ऑयल टैंकर, तो कीमत तो डिसाइड की होगी ना। मगर पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जब पैसा एग्जिस्ट नहीं करता था। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। देखो क्या क्या बोला है लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज के अंदर। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो आप समझो, एक एक पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है? भाई, मैं किसी बच्चे को पर्सनल ट्यूशन देने गया, कब बोल रहा हूं? जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता। मैं क्या दे रहा हूं? सर्विसेज दे रहा हूं। अब समझो, मुझे अब पैसा एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं स्पेसिफिक एक आर्टिकल मांगूंगा जो मेरी जरूरत है। मान लो मुझे चाहिए राइस, बोला मैं अपनी सर्विसेज देने को तैयार हूं, इन एक्सचेंज में मुझे क्या चाहिए रहेगा? राइस चाहिए रहेगा। अब मैं ऐसा ढूंढने कैसे निकलूंगा कि किसी को मेरी सर्विसेज चाहिए और उसके पास राइस ही अवेलेबल हो? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है? बार्टर एक्सचेंज में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, या इसकी लैक है, कमी है। ठीक है, अगला बोला कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब समझो, फिर से वही एग्जाम्पल, मेरे को बताओ मेरी सर्विसेज के अगेंस्ट में मुझे कितना राइस लेना है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये कैसे डिसाइड होगा कि मुझे मेरी सर्विसेज के अगेंस्ट में कितना राइस लेना है? ये डिसाइड ही नहीं हो सकता। तो यहां क्या है? यहां कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मेरी सर्विसेज की कीमत कितनी है और उसके अगेंस्ट में मेरे को कितना राइस लेना है, ये डिसाइड ही नहीं हो सकता है। अगला बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो भाई, आज चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सर्विसेज दे रहा हूं, सामने वाले से मुझे राइस मिलना है। अब कितना मिलना है ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे वो पता ही नहीं है।
मान लो चलो एक एग्जांपल ही चेंज करते हैं, ठीक है। देखो मुझे मेरा घर बनाना है, ठीक है। इसके लिए मुझे लगेगा सैंड, ब्रिक, आयरन और ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। आज तो मैं क्या करता हूं, बैंक के पास जाता हूं, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स मॉर्गेज करता हूं, पैसा लेता हूं और अपना घर बना लेता हूं। फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट करता जाता हूं 15 साल 20 साल, जो भी केस है। मगर अगर मुझे आज बात करनी है कि मुझे घर बनाना है, ठीक है, तो मेरे पास बैंक अवेलेबल है। मगर जब बार्टर एक्सचेंज था तब अगर मुझे घर बनाना होता तो कितनी सैंड लगेगी, कितना ब्रिक लगेगा, कितना आयरन लगेगा, चलो ये तो जो बना रहा है वो बता देगा। मगर मेरे को रीपेमेंट में क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, ये डिसाइड कैसे होगा। तो मतलब यहां स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट भी क्या करता है, लैक करता है। अगला बोला स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो भाई आज तो हम पैसा बैंक अकाउंट में स्टोर करते हैं। बैंक अकाउंट में भी कहा, या तो हमारा होगा सेविंग्स अकाउंट, या तो हमारा होगा करंट अकाउंट, या तो हम करेंगे एफडी, या तो हम करेंगे सीडी, ठीक है। या हमने पोस्ट पेमेंट बैंक में डाल दिया या कहीं पे भी डाल दिया, पैसा इन्वेस्ट करा या सेव करा। मगर जब बार्टर एक्सचेंज था, अगर मैंने किसी से दूध लेके रखा है, दूध का नेचर क्या है, पेरिशेबल इन नेचर, 24 घंटे के अंदर खराब हो जाता है, ठीक है। मैंने घर बनाया, सैंड लिया, सामने वाले को मैंने मिल्क में पेमेंट करा, बोला यार भाई मैं तुझको रोज 20 लीटर दूध दूंगा, 20 लीटर, कितना, 20 लीटर दूध दूंगा गाय का, भैंस का। तो अब वो कितना स्टोर करेगा, 30 दिन का कितना हो गया, एक दिन में 20 लीटर, 30 दिन में 600 लीटर। तो स्टोर ऑफ वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि क्वांटिटी किस नेचर की है, पेरिशेबल इन नेचर है। क्या है, पेरिशेबल इन नेचर, जो कि 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। क्लियर है। ये तो था बार्टर एक्सचेंज। चलते हैं आगे, देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। देखो भाई पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, जितने जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए आसान होगी चीजें। पैसा कमाना, पैसा बनाना और पैसा अपनी जेब में रखना, तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप भी करो, पैसा कमाओ, क्योंकि पैसे के बिना किसी की जिंदगानी नहीं चलती। तो देखो चलते, मनी इज एवरीथिंग, मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payment। देखो जो बार्टर एक्सचेंज में लैक करता था वो सारी की सारी चीजें यहां यूज हो गई। पहला बोला मनी सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मान लो कल को आपने ऑनलाइन क्लास ली मुझसे, तो भाई तो भी हमारे बीच में क्या इन्वॉल्व होगा, पैसा। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है कि in exchange of services there is a certain value of money which you are going to pay to me to avail my services। x amount हो सकता है, मगर है तो ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगला बोला measure of value। now everything in this particular world where we are living has a particular price tag, जिसमें आप आपके प्रोडक्ट को या तो खरीदते हो या तो बेचते हो। क्या बोला, हर एक चीज की एक प्री डिफाइंड कीमत है, जिसपे या तो आप खरीदोगे या तो आप बेचोगे। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मेजर ऑफ वैल्यू, हर एक चीज की एक पर्टिकुलर कीमत है। ये मैंने लिया था डिजिटल बोर्ड, मान लो 2 लाख रुपए का लिया था, तो 2 लाख क्या हो गई, इस पर्टिकुलर डिजिटल बोर्ड की कीमत हो गई। ये क्या हो गई, उसकी मेजर ऑफ वैल्यू, कि मैंने जब बोर्ड खरीदा तो मुझे इन एक्सचेंज में बोर्ड कितना पे करना पड़ा,
2 लाख रुपए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगला बोला, फिर बोला स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो भाई, आज हम पैसा बैंक में तो स्टोर करते ही करते हैं, मगर आए दिन आप न्यूज देखते हो फलाना इंसान के बाथरूम के अंदर इतना पैसा बरामद हुआ, फलाना इंसान के घर में इतना सोना बरामद हुआ। एक अभी इंदौर का केस है, इंदौर उज्जैन हाईवे का, करीब 2-2.5 करोड़ रुपए एक बैग में लावारिस हाईवे के किनारे मिला। किसी ने तो कमाया होगा ना, कहीं से भी कमाया होगा, ठीक है। जब कमाया है तो कहीं तो रखा होगा, बैग में रखा, रोड के किनारे रखा, तो वो उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है। अब इतना पैसा हमारे पास होता तो बात अलग होती, हम उसको हमारे घर के अंदर रखते, ना कि रोड के किनारे, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का बेसिकली मतलब होता है जब आप आपका पैसा कहीं ना कहीं सेव करके रखते हो, किसी भी फॉर्म में रखते हो, मगर रखना जरूरी। तो मनी कैन बी स्टोर्ड, गोल्ड खरीद लो, बिटकॉइन खरीद लो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। जब आप ऐसे एन नंबर ऑफ जगह पैसा स्टोर करके रखते हो ना, उसको बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। क्लियर। अगला बोला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो भाई, मेरी दिली ख्वाहिश है, पहले एक था, अब 2 घर बनाने हैं। कितने घर बनाने? 2। एक मेरे लिए, एक मेरा छोटा भाई है उसके लिए, सामने ही है। तो अब जब हमें 2 घर बनाने हैं तो बट ऑब्वियसली लोन तो लेंगे, लोन लेंगे तो भाई फ्री में तो लोन आएगा नहीं, रीपेमेंट तो करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का बेसिकली मतलब है आज आप पैसा उधार लेते हो और प्रिंसिपल के साथ आप वो पैसा चुकाते जाते हो। ये क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। क्लियर है? अगला पहला टॉपिक है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का बेसिकली मतलब होता है वो पैसा जिसको आप लीगली यूटिलाइज करते हो अपने डेट को रीपे करने के लिए। वो पैसा जो आप लीगली यूटिलाइज करते हो, मतलब मेरी जेब में करेंसी नोट होगा, ये है मेरी जेब में पैसे, ठीक है, ये 1000 रुपए और ये 20 रुपए, तो ये क्या है? ये मेरा लीगल टेंडर मनी है। क्यों लीगल टेंडर मनी है? इस पे आरबीआई ने रिकॉग्नाइज करा है कि ये लिखा है मैं धारक को 500 अदा करने का वचन देता हूं। तो ये क्या है? ये काइंड ऑफ अ प्रोमिसरी नोट है। जो किसने बनाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है। क्लियर है? तो भाई जितना इस करेंसी नोट पे प्रिंट है ना, उतनी इसकी वैल्यू है। ये लीगल टेंडर मनी है विच इज लीगली प्रिंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which is the apex body of banking system in India। क्लियर है? आगे देखते हैं। बोला लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्या होता है? बोला which can be paid in discharge of a debt up to a certain limit। मेरे को एक चीज बताओ, आज की डेट में मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं। तो जो मेरा क्रेडिट कार्ड है उसका एक सर्टेन अमाउंट होगा, एक सर्टेन लिमिट होगी। मान लो अभी मेरे क्रेडिट कार्ड में मैंने 20,000 यूटिलाइज किया है। कितना यूटिलाइज किया है? 20,000 रुपए यूटिलाइज किया। तो अब मैं कितना डेट डिस्चार्ज करूंगा? 20,000 का। तो ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, जितना मैं उधार लूंगा उतना। मगर अगर मेरे पास अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, मतलब कि मेरे को कोई सेट लिमिट नहीं थी, अनलिमिटेड है, तो मेरे पास जितना भी पैसा उससे मैं कितना भी उधार चुका सकता हूं, वो क्या हो गया? मेरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नॉन लीगल टेंडर मनी, जिसको ऑप्शनल मनी भी कहते हैं। जैसे हो गया चेक, फिर बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट लिमिट, फिर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब क्या हो गया? प्रोमिसरी नोट। ये सब हो गए आपके ऑप्शनल मनी। दे आर नॉट एक्चुअल मनी बट दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज मनी। दे आर नॉट एक्चुअल मनी, दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज मनी। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा नॉन लीगल टेंडर मनी। क्लियर? आगे देखते हैं बैंक मनी। यार बोला बैंक मनी रिफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक।
भाई किसी भी तरीके का पैसा अगर बैंक डिमांड कर रहा है और मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, वो क्या होगा? बैंक मनी होगा। मित्रों, आज रात से 500 और 1000 के नोट का चलन बंद। तो जो पैसा आप बैंक में जाके जमा करोगे 500 और 1000 के नोट के बीच में, 500 और 1000 का नोट, वो कौन सा मनी हो गया? बैंक मनी। क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। देखो, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है मगर इस बार नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 2 पेपर्स में आ चुका है। वो है मनी सप्लाई। देखो, डेफिनेशन बोलती है मनी अवेलेबल इन अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज मनी सप्लाई। ऐसा पैसा जो मार्केट में एक पर्टिकुलर समय पे अवेलेबल है, वो उस पर्टिकुलर टाइम की मनी सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। ये करेगा कौन? करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई सुप्रीम बॉडी है, करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है। आरबीआई इज द सोल बॉडी इन इंडिया। मेरे प्यारे भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली बॉडी जो क्या करती है, जिसके पास अधिकार है करेंसी प्रिंट करने का। तो सर कोई और नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन बोला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अलाउ करके रखा है 10 या 10 से नीचे की करेंसी प्रिंट करने का अधिकार देके रखा है। किसको देके रखा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। आप देखते होगे आज मोदी जी ने फलाना सिक्के से इनॉग्रेशन करा, किसी की पुण्यतिथि। जैसे अभी अटल जी के नाम पे 20 रुपए के सिक्के पे अटल जी का फोटो था। बहुत ज्यादा अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। उनने जो देश के लिए करा, वो किसी ने नहीं करा, ना कोई कर सकता है, ठीक है। अटल जी, तो उनके लिए एक सिक्का बनाया। तो वो कौन बनाता है? उसका डिसीजन लेती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। क्लियर है? हम भाई वो मिस्टर जाने दो, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री थे अटल जी। उनने सबसे पहला हाईवे इनिशिएटिव चालू किया था, जो आज हमारे यहाँ के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। उनका सपना था जो नितिन गडकरी जी पूरा कर रहे हैं। किसका? अटल जी का सपना था, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मिनिस्टर्स आते हैं जाते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, हर किसी की एक अपनी छाप होती है। तो अटल जी ने एक बहुत बड़ा अटल इनिशिएटिव लिया था कि सारे महानगरों को जोड़ना, ठीक है। चलो उसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, मगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है? इस पर्टिकुलर सिक्के को 10 या 10 से नीचे का जितना भी करेंसी नोट है, चाहे वो कॉइन के फॉर्म में हो चाहे सिक्के के, वो कौन कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देखो, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के अंदर मेजर देके रखे। पहला बोला M1, बोलते करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। जितना पैसा सिक्के के फॉर्म में, नोट के फॉर्म में आपके पास आएगी। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, जो बैंक आपसे डिमांड कर रहा है जमा करो। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास 2 डिपॉजिट्स होते हैं। कौन कौन से? CRR, SLR, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आरबीआई के पास मेंटेन होता है, ये कमर्शियल बैंक के पास मेंटेन होता है। These both are legal reserve requirement. These 2 reserves are legally, which will be created compulsorily, legally imposed over commercial bank to create legal reserve requirement, LRR. ठीक है। अगला चैप्टर बैंकिंग होगा, वहां बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे। CRR, SLR, क्योंकि इस बार आने के 100% चांसेस हैं ये पर्टिकुलर 2 टॉपिक, CRR और SLR, क्योंकि 5 साल के पास्ट 5 इयर्स के जो भी एग्जाम पेपर थे उसके अंदर ये टॉपिक अभी भी मिस थे। इवन लास्ट ईयर के पेपर में मनी सप्लाई आया है, उससे रिलेटेड टॉपिक आए हैं, मगर CRR और SLR के बारे में अभी भी कुछ भी बात
नहीं हुई है। क्लियर है? अगला देखते हैं M2। M2 क्या बोलता है? बोलता है M1 तो होना ही चाहिए प्लस जितना भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट में है वो होना चाहिए M2 के अंदर। M3 बोलता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, जितना CD, FD, ठीक है, करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स डिपॉजिट में जो भी आप पैसा डालते हो वो M1 के साथ जब आप प्लस कर देते हो तो क्या बन जाता है? M3। अगला M4 टोटल डिपॉजिट बोला जाता है, बोलते हैं M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, ठीक है, जितना भी होगा। अब याद रखना दो टर्म होती है, M2 को बोला जाता है नैरो मनी, M4 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। M2 को क्या बोला जाता है? नैरो मनी। M4 को क्या बोला जाता है? ब्रॉड मनी। क्लियर है? आगे देखते हैं अब व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। देखो हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है? जो आरबीआई ने लीगली प्रोड्यूस करा है, मतलब जितना करेंसी आपके पास है और जो बैंक के अंदर रिजर्व के फॉर्म में रखा हुआ है वो क्या कहलाएगा? हाई पावर्ड मनी। अगला देखते हैं, अगला है डिमांड फॉर मनी या क्या मनी की डिमांड आप क्यों करते हो? तीन होते हैं, ट्रांजैक्टिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्युलेटिव मोटिव। कुछ खरीदना है, बेचना है, पैसा तो इन्वॉल्व हो रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्टिव मोटिव। जब आपने पैसा अलग से निकाल के रखा आपकी फ्यूचर कंटिंजेंसीज के लिए, उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। जब आप पैसा लगा के पैसा कमाते हो उसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। क्लियर है? सिंपल है, ठीक। अगला देखो, इसी के साथ हमारी अपील है आपसे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा के जाइए, ठीक है। और इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि हमें व्यूज, सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, वो आप ही लोग हो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते एक अपील और कि अगर आपको मुझसे ऑनलाइन 1-to-1 क्लास लेना है तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके आप पिन कमेंट करिए, मैसेज करिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। जो बेस्ट हो सकेगा आपके लिए हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं नवीन संध्या ने आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू।